रात के 10 बज रहे थे। विशाखा अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी और नितिन लैपटॉप पर एक ब्लॉग पढ़ रहा था। विशाखा, जरा इधर देखो, क्या हुआ? विशाखा बेड से उठी और नितिन के पास आकर बैठ गए। यह देखो क्या लिखा है। जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं उनके लिए यह ब्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर के पास बेरागढ़ नाम का एक गांव है। इस गांव का जंगल दिन में बहुत ही शांत और खूबसूरत दिखाई देता है। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने फिरने कैंपिंग के लिए आते हैं, लेकिन न जाने क्यों रात के वक्त इस जंगल को ठीक नहीं बताया जाता। जो भी रात के वक्त यहाँ पर रुकता है उनको अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। और इस जंगल में एक बड़े से बरगद के पेड़ के तने पर एक त्रिशूल गड़ा हुआ है। ये त्रिशूल यहाँ कब आया, कैसे आया, इसके बारे में भी अजीब अजीब कहानियां हैं, लेकिन सच कहानी कौन सी है यह आज तक किसी के समझ में नहीं आई। अरे यार, यह तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्या तुम्हारे माइंड में भी वही चल रहा है जो मेरे दिमाग में है? हाँ, यही सोच रही हो ना तुम कि पिछले 6 महीनों से हम कहीं नहीं गए, ना ही दोस्तों से मिले हैं। यह जगह हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे कहाँ? जंगल में कैंपिंग करके? यह तो वहां जाने पर ही पता चलेगा। अगले दिन इन दोनों ने अपने साथ अपने 3 दोस्त रोहित, ऋतिक और पारुल को लिया और बैरागढ़ के लिए निकल गए। तुम लोगों का प्लान हर बार अच्छा ही होता है। जरूर, हमें वहां बहुत मजा आने वाला है। कई घंटों के सफर के बाद यह सब लखीमपुर पहुंच गए। एक चौराहा आया जहां पर इनको आग के पास 2 आदमी बैठे हुए नजर आए। एक्सक्यूज मी, क्या बता सकते हैं कि बेरागढ़ कौन सा रास्ता जाएगा? बेरागढ़। उस आदमी ने उन सभी का चेहरा एक बार और देखा और फिर कहा, दूसरा वाला रास्ता बैरागढ़ की तरफ ही जाता है, लेकिन वह जगह रुकने लायक नहीं है खासकर रात में। जी, वो हम देख लेंगे, थैंक यू। यह सभी उस दूसरे रास्ते पर 10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद गांव के अंदर पहुंच गए। यहाँ पर इनको कई घर दिखे, लेकिन इंसान कोई भी नजर नहीं आया। अजीब बात है, सारा इलाका सुनसान है। गांव के लोग क्या 7 बजे ही सो जाते हैं? क्या पता, चलो किसी से बात करके देखते। ये चारों अब कार से उतरकर एक घर के दरवाजे पर गए और नितिन ने कुंडी खटखटाचर की आवाज करते हुए दरवाजा खुल गया और सामने उन्हें अधेड़ रकी औरत खड़ी नजर आई। क्या बात है, कौन हो तुम लोग? प्रणाम अम्मा जी, हम लोग शहर से आए हैं। क्या यहाँ कोई सराय है या कोई ऐसा घर जहाँ हम रात गुजार सके, हमें पनाह मिल जाए? शहरी लोगों को घर में जगह देने की गलती हम गांव वाले नहीं करते। ठीक होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन अम्मा जी, उस औरत ने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। बड़े खड़ूस लोग हैं यहाँ के, भला मेहमानों के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? उन पांचों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी वहां पर खड़ा अजीब तरीके से हंस रहा था। गांव के लोग जैसा चाहे बर्ताव कर सकते हैं, किसी को आप कुछ कह थोड़ी सकते हैं। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? कर तो सकता हूँ, लेकिन पहले यह बताइए कि आपका यहाँ आने का मकसद क्या था? यहाँ के जंगल के बारे में
और उस त्रिशूल के बारे में हमने काफी कुछ सुना है, तो हमारा मन हुआ कि हम इस गांव में रुके, उस जंगल को और उस बरगद के पेड़ पर लगे त्रिशूल के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकाले। अगर जंगल में घूमना है तो यहाँ गांव में क्यों आए हो, मैं तुमको जंगल में ही ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम लोग आराम से रुक सकते हो और अपने काम को अंजाम दे सकते हो जंगल में। लेकिन जंगल में कहाँ साथ चलिए, जब आप देखेंगे तो खुद समझ आ जाएगा। इन्होंने उस आदमी को भी अपने साथ कार में बिठाया और गाड़ी जंगल की तरफ ले। उस आदमी के बताए रास्ते पर चलते हुए इनकी गाड़ी एक बड़े से फॉरेस्ट हाउस पर आ गई, जिको देखकर इन पांचों का चेहरा खिल उठा। अरे वाह, ऐसे जंगल में इतना मस्त फॉरेस्ट हाउस! उस आदमी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वो उनको घर के अंदर ले गया। वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। अरे बिरजू बेटा, तू? हाँ माँ, यह कुछ लोग शहर से आए हैं, रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो मैं इनको यहाँ ले आया। सही किया, वरना गांव के लोग तो किसी को भी घर में रखने के लिए तैयार नहीं होते। शुक्रिया माँ जी, लेकिन ऐसा क्यों? गांव वाले रात के वक्त घर से बाहर क्यों नहीं निकलते? बता दूंगी, सब बता दूंगी, लेकिन कल तुम लोग सफर करके आए हो, अभी खाना खाओ और सारी रात आराम करो। इन सभी ने एक साथ डिनर किया और फिर नितिन विशाखा के साथ एक कमरे में चला गया। वहीं रोहित भी एक अलग कमरे में ठहर गया, लेकिन पारुल और ऋतिक अभी भी वही डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। तुम लोगों को सोना नहीं है क्या? अम्मा जी सो जाएंगे, लेकिन पहले हम छत पर जाकर थोड़ा टहलना चाहते हैं। आप बता सकती है छत पर जाने का रास्ता किस तरफ से है? इस गलियारे की आखिरी में चले जाओ, वहां तुमको छत पर जाने वाली सीढ़ियां नजर आ जाएंगी। ये दोनों अब सीढ़ियों की तरफ चल दिए। वह औरत और बिरजू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। वाओ, कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ का, और हवा भी कितनी फ्रेश लग रही है। हाँ, सही कहा, शहर की हवा में ये पेड़ पौधों वाली खुशबू कभी नहीं आती। दोनों रेलिंग के पास जाकर सामने घने जंगल का नजारा देखने लगे। तभी उन दोनों को ऐसा लगा कि मानो उनके सर के ऊपर से बहुत तेज हवा का झोंका गुजरा। अरे, इतनी तेज हवा का झोंका, कितना ठंडा था ना? हाँ यार, बहुत तेज झोंका था। तभी पारुल की नजर सामने की तरफ रुकी। उसे दिखाई दिया कि सामने जंगल में जितने भी पेड़ हैं उन सभी पर कुछ चीज चमकती हुई दिख रही है। हाँ, सारे पेड़ पर दो लाल लाल रोशनी कैसे चमक रही है। मुझे लगता है यह किसी पंछी की आँख है या फिर शायद उल्लू कि क्या सच में? हाँ, लेकिन तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? ऋतिक, प्लीज बाहर चलो ना। मैंने आज तक कभी किसी उल्लू को लाइव नहीं देखा है। क्या तुम कोई बच्ची हो क्या जो उल्लू देखने का मन हो रहा है तुम्हारा? माँ जी, हम जरा बाहर होकर आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चले जाओ। पारुल के कहने पर ऋतिक उसके साथ नीचे वापस आया। बिरजू और उसकी माँ अभी भी हॉल में ही बैठे थे। अब यह दोनों घर से बाहर निकले और सामने उसी तरफ पड़ गए जहां से इन्हें वो लाल चमक वाले पेड़ नजर आ रहे थे। पास जाने पर इनको एक पेड़ पर एक उल्लू बैठा
हुआ नजर आया, जिससे यह साफ हो गया कि वो लाल चमकती चीज उल्लू की आंखें ही है। माय गॉड, ये उल्लू तो क्यूट होने के साथ साथ स्केरी भी लग रहा है। हाँ, बहुत क्यूट है। तुम इसको गोद क्यों नहीं ले लेती? तभी उनको सभी उल्लू के साथ साथ ककने की आवाज आई। ओ माय गॉड! रात के सन्नाटे में उल्लू की आवाज बहुत ही भयानक लग रही थी, जिसे सुनकर इन दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ थाम लिया और तभी फिर से आवाज आई और उन्हें ऐसा लगा कि उनके ठीक आगे से कोई चीज बहुत तेजी के साथ गुजरी है। हवा का झोंका तो वैसा ही है ना जैसा हमें छत पर महसूस हुआ था। तभी एक बार फिर से वही झोंका उनके पीछे से गुजरा। वो दोनों पलटे तो देखा कि उनके पीछे जो दो पेड़ थे वो बहुत बतरह हिल रहे थे और उनसे हजारों पत्ते टूटकर नीचे गिर रहे थे। यह हवा का झोंका नहीं हो सकता कि जरूर कुछ और है। तभी सामने से उन्हें कोई काली सी चीज उड़ती हुई उनकी तरफ आती नजर आई। वह चीज पास आती और बड़ी होती जा रही थी। जब वह ज्यादा करीब आई तो उन दोनों की आंखें खौफ से फट पड़ी। दिखने में उसका कच फिट का लग रहा था। उसकी चमड़ी पूरी तरह लाल थी। उसके हाथ और पैर नीले, जिन पर लंबे लंबे तलवार के जैसे नाखून थे और कई सारे बाल उगे थे। चेहरा किसी भेड़िए के जैसा था और बड़े बड़े खखार दांत और लाल आंखें। सर पर तो बड़े बड़े सींग और उसकी पीठ पर दो काले बड़े बड़े उल्लू के जैसे पंख थे। उसने ऋतिक का सिर पकड़ा और उसको हवा में ही उड़ा ले गया। संगीत। ऋतिक परल बहुत जोरों से चिल्लाए। उसका दिल दहल उठा था, सांसें फूल चुकी थी। ऋतिक उस भयानक पंछी के साथ हवा में उड़ गया तथा उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश भी बहुत संगीत कि वो कुछ ही मिनटों में टिक के साथ वहां से गायब हो गया। पारुल पलटी और तेजी से फॉरेस्ट हाउस की तरफ भागी। उल्लू की तेज आवाज उसके कानों को टकरा रही थी तो वो और ज्यादा डर जाती, लेकिन उसने अपने कदमों को नहीं रोका। आंख में आंसू, दिल में डर लिए वह फॉरेस्ट हाउस की तरफ भाग रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर कुछ चीज आकर गिरी। उसने पाया कि ऋतिक की गर्दन थी, जिसे देखकर उसका डर और ज्यादा बढ़ गया। उसने भागने के लिए कदम आगे बढ़ाए तो वही पंछी ऊपर से आया और उसने बालों के बल पारण को ऊपर उठा लिया। वह को लेकर वहां से हवा में उड़नछू हो गया और फिर से उल्लू की आवाज उस फजा में गूंजने लगी। वह पंछी कौन है और क्यों वह इंसानों को खत्म कर रहा है? गांव के लोग रात के वक्त बाहर क्यों नहीं निकलते? बूढ़ी औरत और बिरजू उसके बारे में क्या जानते हैं? बाकी बचे तीन दोस्तों के साथ आगे क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के दूसरे पार्ट में।